धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद प्रमोद जी। और ये बड़ा कठिन काम आप आज हमसे करवा रहे हैं, और विशेष करके जब भारत के वो वैसे भविष्य हमारे साथ मंच पर हो, तो मुझे अपने राजनीतिक जीवन के 30 वर्ष याद आ जाते हैं। और शायद जब मैं प्रेयसी के पिताजी के साथ काम करता था, जब आज से 30 साल पहले मैं जब लद्दाख जाया करता था और नमयाल साहब के पिताजी के साथ काम करता था, मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है इस भारत के युवा को ये बताना कि रास्ता क्या होगा। मेरे सामने वहाँ शीतल बैठी है, और शीतल एक शायद हम सब में से कोई, और भारत के 125 करोड़ लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो पैराशूट लगा करके नॉर्थ पोल पर भी कूद जाती हो और साउथ पोल पर भी कूद जाती हो, और अपने बच्चों को भी अपने पेटी में बांध करके 20,000 फीट की ऊंचाई से कूद जाती हो। शायद ऐसा पद्मश्री और ऐसा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड तो आप सबके बीच में आने के बाद और प्रेयसी को देखने के बाद, इसके बंदूक को देखने के बाद, हम सब अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। और इसी क्रम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति, the only aspect which I would like to talk to all the youngsters here, not that many are left because they are tired and they have left the audience. राजनीति अगर मुझसे पूछिए तो ये मेरा 100% रिटायरमेंट का वर्ष है, और भारत के राजनीति में कोई विधानसभा से 26 साल की उम्र में चल करके और 30 साल तक पार्लियामेंट में रहा हो, मैं नहीं समझता हूं कि आज के राजनीतिक वातावरण में ऐसा कोई व्यक्ति अभी शायद भारत में होगा। बहुत कम लोग होंगे जो मेरे जैसे यात्रा को करके यहाँ तक पहुँचे। मैं अगर 18 साल की उम्र में चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर का यात्रा करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज में जा कर के पहला बिहारी जो पंजाब में जा कर के छात्र संघ का अध्यक्ष बना हो, फिर महामंत्री बना हो, वहाँ से निकल के बिहार के उस काले से इलाके में जहाँ बिजली नहीं, जहाँ मेरे घर में शौचालय नहीं, कुएं के बगल में रह करके, कमरे और कोठरी में रह करके उस गांव में, और एक ही आधुनिकता था हमारे पास। मैंने विश्वविद्यालय के जीवन में एक स्लीपिंग बैग खरीदा था, क्योंकि उस समय गांव में खटमल बहुत होता था, और एक मोटरसाइकिल हुआ करता था। उस खटमल से बचने के लिए मैं रात को गांव देहात में सोने के समय उस स्लीपिंग बैग में घुस जाता था, ताकि वो खटमल साथ साथ प्रवेश ना कर सके। और वहाँ से यात्रा करते हुए, और शायद देश के राजनीति में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, जिस व्यक्ति से मैं पिछले 25 साल से लड़ रहा हूँ उसको पूरा भारत जानता है, जिसको मैं हराता रहा हूँ, उसकी पत्नी को हराता रहता हूँ, उसकी बेटी को हराता हूँ, उसको पूरा भारत जानता है। दुर्भाग्य इस देश का यही है कि जो उसे हराता रहा है उसे देश नहीं जानता है, और यही कमी है आज के यूथ में कि रास्ता कौन सा देखा जाए उसे बताने वाला बहुत कम लोग हैं, और अगर वो रास्ता दिखाने वाला भी है तो उस रास्ता को पहचान करके बताने वाला कि ये तुम्हारा टीचर है, ये तुम्हारा गार्जियन है, इसे पहचानना बड़ा कठिन होता है। और मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बिहार के राजनीति में और वहाँ से चल करके यहाँ तक भारत की राजनीति में, वो वाजपेयी जी की सरकार में मंत्रिमंडल में हो या उसके बाद मोदी जी के सरकार के मंत्रिमंडल में हो, ये यात्रा अनुभवों का है। चाहे वो मेरे मित्र मनोहर पारिकर साहब का हो, मैं अनुभवों का अंबार हूँ, और इसलिए इस मन से बहुत बातें रखना कठिन हो रहा है, क्योंकि राजनीति में हम युवा को ये नहीं समझा पाते हैं कि आप राजनीति में आएंगे कैसे, और क्या राजनीति सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए है और वो लोग हैं जो राजनीति में, तो ये सबसे पहले बताना बड़ा कठिन है और ये समझाना बड़ा कठिन है कि आखिर राजनीति में आने का तरीका क्या होगा, क्योंकि राजनीति ही आने वाले दिनों में आपके भविष्य को तय करता है। यहाँ से निकल करके अगर सड़क पर आप कहें कि मैं दाहिने तरफ गाड़ी चलाऊंगा और बाएं तरफ नहीं, तो वो कानून कभी किसी विधायक ने या किसी सांसद ने या पार्लियामेंट में बनाया गया। हम सब लोगों को कई बार इन सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत लंबे समय के बाद मैं इतने देर तक इतने आसानी से बैठ के, और मुझे लगता है कि ये उम्र का तकाजा है कि अब मैं सुनने लगा हूँ। एक समय था
कि मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैं सुनने लगा हूं और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं एक साधारण सी बात, आखिर राजनीति में व्यक्ति आएगा कैसे और भारत की राजनीति में लोग आते कैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं कई बार सोचता था अपने मित्रों को बताऊं कि राजनीति में आने का तरीका उसे स्पष्ट रूप से, तो पहले देश की राजनीति में ये 5-6 चीजों को मैंने विश्लेषित किया और इससे ज्यादा आगे मैं नहीं बढ़ूंगा कि आखिर राजनीति में लोग आए कैसे। तो देश जब आजाद हुआ तो आजादी से जुड़े हुए लोग पॉलिटिक्स में आए और वो पीढ़ी समाप्त हो गई। उस पीढ़ी का अब इस भारतवर्ष में कोई नहीं बचा है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग राजनीति में आए जो सीपीएम, सीपीआई, एबीवीपी और ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ के आए। वो भी पीढ़ी है। आज भी कुछ लोग उस आइडियोलॉजी के तहत और खास करके भारतीय जनता पार्टी और हम सब उस बड़े आइडियोलॉजिकल बेस पर पॉलिटिक्स में आए हैं और वो इस देश में हैं। कई सारे लोग इस देश में राजनीति में आए हैं जो छात्र आंदोलन से आए और वो 74 का जेपी का वो आंदोलन, चाहे वो देश के बहुत सारे ऐसे नामों की चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, छात्र आंदोलन से, चाहे गुजरात की चिनकारी बिहार गई हो और पूरे देश में एक आंदोलन आया हो, उस राजनीति से हुआ है। इस देश में लोग परिवार से भी आए हैं और उसका भी श्रृंखला मैं नहीं बताना चाहूँगा कि 1947 के बाद से लेकर आज तक एक ही परिवार के लोग भी राजनीति में आए हैं और उनको भी हमने स्वीकारा है। वो भी एक तरीका था राजनीति में आने का। कई बार राजनीति में लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं, कलाकार होते हैं, उनकी अपनी ख्याति होती है, वो भी पॉलिटिक्स में आते हैं। अब शीतल अगर चुनाव लड़ना चाहे और मुझे ताकत हो और प्रेयसी तो चुनाव लड़ चुकी, तो ऐसे ख्याति प्राप्त लोगों के साथ बैठने का मेरे पास अधिकार हो और इनको राजनीति में मैं लेके आऊं, तो ये भी एक सेलिब्रिटी का होता है, चाहे वो कलाकार हो या फिर उसके हुनर अपने हो। कुछ लोग राजनीति में डिफॉल्ट से आ जाते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे थे, पता चला कि वो कल पॉलिटिक्स में आ गए। उसका रास्ता तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये लोग राजनीति में कैसे आ गए, लेकिन ऐसे भी राजनीति में आ गए। लेकिन आखिर भारत का युवा जिसको तय करना है भारत का भविष्य, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं राजनीति में कैसे आऊं? क्योंकि देश में राजनीतिकों का चेहरा कई बार, ये बात जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन आप गोवा की राजनीति देखें या बिहार की राजनीति देखें, हमारे यहाँ तो ऐसे भी हुआ करता था कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला जाए और जेल जाने से पहले अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। देश में ऐसा भी हुआ है और वो भी भारत का लोकतंत्र है और वहाँ भी 12 करोड़ लोग रहते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा है जहाँ उसके पास बहुमत नहीं है, वो इकलौता एमएलए है और वो इकलौता एमएलए है, वो उस राज्य का मुख्यमंत्री हो जाता है। वहाँ 150 एमएलए का कोई पार्टी का लीडर नहीं है और वो मुख्यमंत्री जब अपने कुर्सी से हटता है तो सीधे जेल चला जाता है। ये भी देश का लोकतंत्र है। तो ये बड़ा समझाना आज के नौजवानों को बड़ा कठिन है कि आखिर भाई आप राजनीति कैसे शुरू करेंगे। और इसके लिए कोई परीक्षा तो है नहीं, कोई इंडियन पार्लियामेंट सर्विस तो है नहीं यूपीएससी का कि एक बार परीक्षा दे दिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, या इंडियन पॉलिटिकल सर्विस तो है नहीं कि आईपीएस हो गए और उसके बाद परीक्षा दे दिया, या फिर एमएलए का कोई इम्तिहान दे दिए। कोई तरीका डिफाइंड नहीं है। तो आखिर नौजवानों ये रास्ता कैसे निकलेगा? और रास्ता उस आपके अगल बगल में है और उसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज देश के राजनीति में 2 लोगों को सबसे ज्यादा लोग हेट करते हैं, हालांकि सबको लगता है तो 2 लोग जो इस देश में वर्दी पहनते हैं उनको लोग बहुत हेट करते हैं। एक तो पुलिस वाले को, क्योंकि वो सड़क पर खड़ा है, दुर्घटना होती है, कुछ होती है, उसके पास एक वर्दी है, उसको देख के लोग पहचानते हैं और कहते हैं कि ये तो फलाना है, ये ढिमका है। और दूसरा, किसी को देश की जनता अगर बहुत पसंद नहीं करती है तो वो नेता को, क्योंकि अब तो हम लोग पैंट शर्ट में इसलिए घूमते हैं कि औसतन जहां जरूरत ना हो लोग ये ना पहचाने कि तुम नेता हो, नहीं तो बड़ा कठिन होता है। तो औसतन हम लोग ऐसे जगह रहते हैं कि ना पता चले कि नेता है तो बेहतर है, क्योंकि अगर उस वेशभूषा में दिख गए तो पहले ही शंकाएं 20 हो जाती हैं आपके बारे में कि ये आदमी है कौन, क्योंकि वो लाइन तोड़ेगा ही तोड़ेगा, वो गाड़ी को गलत जगह पार्क करेगा ही करेगा, वो 6 सिपाहियों के साथ सड़क में अपना रुतबा दिखाएगा ही दिखाएगा। तो जो लोग उस व्यवस्था से बाहर रहना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर से उनको कठिनाई होती है। राजनीति का रास्ता आपके घर से होता है। जब गांव में
चाची बीमार पड़ती है तो बगल का एक कार्यकर्ता भागते हुए जाता है और चाची के लिए बाजार में से दवाई लेके आता है। जब पड़ोस में मौत होता है तो वो कार्यकर्ता भाग के उसके घर में जाता है और पूरे गांव को खर्च करता है और उसकी अंत्येष्टि की तैयारी करता है। ये सब आपके घर के बगल में है। अगर आप उस कॉलोनी में, अगर अपने घर से निकल करके कहीं कचरा, अगर आप उस कचड़े को उठा करके 15 दिन तक अपने कॉलोनी के कचड़े को उठा करके 15 दिन तक आप हटाते रहे और पूरा कॉलोनी देखता रहा, तो नेतृत्व तो वहीं उभर जाता है और सिर्फ वो टोला मोहल्ला आपको नहीं पहचानेगा। एक ऐसा समय आएगा कि आपने नेतृत्व को पूरा भारत पहचानेगा। नेतृत्व तो आपके घर के बगल में है, लेकिन आखिर ये रास्ता बताएगा कौन? तो ये रास्ता तो घर में मिलता है, आपके माँ बाप, आपकी अपनी संस्कार, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके शिक्षक। राजनीति का कोई बहुत बड़ा परिभाषित तरीका नहीं होगा कि आखिर हम राजनेता कैसे बनेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है। आज हमारे साथ प्रोफेसर साहिबा आ रही थी और मैं दुनिया का अकेला सांसद हूं जो बड़े विमानों का कप्तान भी हूं, और आज मैं दुनिया में, भारत में कहीं भी जाता हूं तो उस विमान का कप्तान रहता हूं। तो आप राहुल जी के बगल में बैठी हुई हैं मैडम, ये जहाज में मुझे मिली, मैं कप्तान के वेशभूषे में था। अब आधी दुनिया तो मुझे आके ये कहती है कप्तान के वेशभूषे में कि आप बिल्कुल उस बीजेपी के नेता की तरह लगते हैं, वो राजीव प्रताप रूडी। अब मुझे ही ये रोज, क्योंकि इस देश में एक नेता जो पार्लियामेंट में 30 साल से हो, एक बड़े विमान का कप्तान होगा, भारत के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमने अपने आप को, ये तो मेरा पॉलिटिक्स तो मेरा पहला प्रोफेशन था, मैं पेशे से वकील भी हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूँ, पायलट भी हूँ, और मैं जीवन में हर दिन तलाश करता रहता हूँ कि कल सुबह क्या शुरू करूँगा। क्योंकि अगर आपके जीवन में सुबह उठने का कारण ना हो, कल सुबह उठने का कारण ना हो, तो आपका जीवन व्यर्थ है। और मैं यही कहूँगा कि नेता वही होता है जो सुबह उठने का कारण बना देता है, जो सुबह उठने का कारण ढूंढ लेता है, वही नेता होता है जो कभी थकता नहीं है। मैं बहुत विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आज इस देर शाम में जो भी लोग हो, डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुबह में खचाखच भरा रहता है और शाम को खाली हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से काम करता हूँ और मैं तमिलनाडु का प्रभारी था, और उस समय मैं भारत सरकार में पार्टी का महामंत्री था। तो मेरे दर्शक में 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग रहते थे, और मैं 1-1 घंटा भाषण देता था, क्योंकि मेरे में ये ताकत थी अपनी पार्टी को खड़ा करना है। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी में मुझे शामिल किया, कैलाशपति मिश्रा बिहार में है, वो दिन भर एक पुराने विलीज के टूटे हुए जीप में माइक लगा करके और घूम के कहते, आज शाम को भारतीय जनता पार्टी कैलाशपति मिश्रा का भाषण होने वाला है, और पूरा घूम के प्रचार करके शाम को खुद ही जाके मंच पर खड़े हो जाते थे। तो हम लोग वहां से आए हैं, हमें 5 हो, 50 हो, 5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत कमिटमेंट में। और जिस नेता को ये हो गया कि मेरे पास जब तक 5,000, 5 लाख लोग नहीं हो, अब तो मैं छोटा सा भाषण देता हूं और ये वीडियो अगर मैं जाके ट्वीट कर दूं तो मेरे सोशल मीडिया पर 50,000 से 2 लाख से 5 लाख लोग इस वीडियो को देख लेंगे। इसलिए मेरी चिंता नहीं है, मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है। आज का ये वीडियो कम से कम 5 लाख लोग मेरे क्षेत्र के देख लेंगे, इसलिए इस बात की चिंता नहीं है, और यही ताकत है। अभी हमारी वकील साहिबा बोल रही थी तो मैंने देखा कि उन्होंने वो फोन पर खट कर, मैं तो आपके जनरेशन से बहुत पीछे हूं, मैं तो खूब कागज लेके चलता हूं, और ईर्ष्या होती है जो फोन खोल करके भाषण दे दे। तो मैं सोचता रहता हूं कि मैं कब उस स्थान पर पहुंचूंगा कि मैं अपना मोबाइल फोन करके और खट अपना भाषण दे दूं। आई एम एनवियस ऑफ यू। आई लुक एट यंगस्टर्स हु कैन डू दिस एंड आई फील यंग व्हेन आई डू थिंग्स व्हिच इज न्यू फॉर मी, एंड दैट इज वेयर पॉलिटिक्स इन इंडिया कम्स। I can move into any direction on, I have kept my speech very neutral because there are many issues which I would have I've said. मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं, मैं यात्रा खूब करता हूं, छोटा सा, और अभी मैं I was in Greece
और गोवा के बारे में 60 वर्ष आज़ादी के, 405 वर्ष के बाद गोवा को आज़ादी, भारत ने एक छोटी सी युद्ध लड़ करके इसको आज़ाद किया। साहब, मैं ग्रीस गया, मैं घूमता रहता हूँ, पहले घूमता था घूमने के लिए, अब घूमता हूँ समझने के लिए, दुनिया देखने के लिए। और एक छोटे से आइलैंड सेंटोरिनी, मिकोनोस इत्यादि इत्यादि, साहब उस आइलैंड पर गया तो वहां के हवाई अड्डे के पास चला गया, और वहां का हवाई अड्डा दिल्ली के हवाई अड्डा से बड़ा था, और उस आइलैंड की आबादी 12,000 थी। तो हमें तो बहुत बड़ा सोचना होगा। भारत को दुनिया समझती है बहुत बड़ा, लेकिन हमारा सोच अभी बहुत संकीर्ण है। हम बहुत कम सोच पाते हैं। हमारा दृष्टि, हमारा सोच, हम वी हैव टू थिंक बिग। एंड तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत विषय ऐसे हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। कई बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत पूरी दुनिया में ढोल बज रहा है, तो मुझे कई बार शक होता है कि चीन तो बहुत आगे जा रहा है, लोग कहते हैं, तो भारत का ढोल क्यों बज रहा है? तो ये अंग्रेज इतना हमारी ढोल क्यों बजा रहे हैं? बार बार ये क्यों कहते हैं कि इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिव? तो शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन चीन ने तो दरवाजा बंद रखा है। 125 करोड़ लोग मिलेंगे कहां? किसके पास इतना बड़ा बाजार है? अगर तुम हमें खुश नहीं रखोगे तो तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कमजोरी का लाभ उठा के बार बार ये हमें कहा जा रहा है कि भारत महान, तुम बहुत गजब की चीज हो? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक बड़े बाजार हैं जो आज से 300-400 साल पहले अंग्रेज आके बना गए, और इसीलिए तो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है। शायद देश के प्रधानमंत्री इस बात को समझते हो, लेकिन इससे हौसला कम नहीं करना है। हम आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ी दूसरी होगी। आने वाली पीढ़ी इस मंच के दाहिने तरफ और बाएं तरफ बैठी है। आने वाली पीढ़ी है जो इस सभाघर से निकल करके जा चुकी है। शायद परिवर्तन वहाँ है, रास्ता आप खुद निकालेंगे। हम तो सिर्फ उस पूरे स्टेज के एक एक्टर हैं। हमारा भी समय खत्म होगा। शायद आने वाले भारत और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नया रास्ता मिल सकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आप सबको इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और आपके बीच में, गोवा मेरे लिए बहुत प्रिय है। मैं यहाँ का इंचार्ज रहा हूँ। यहाँ के लगभग हर राजनीतिक वातावरण से, हर राजनीतिक परिस्थिति से वर्षों तक जूझता रहा हूँ, यहाँ रहा हूँ। मनोहर पारिकर जी के साथ मेरे बहुत अंतरंग, बहुत अभिन्न मित्रता थी, और हम सब, वो हमारे बीच में नहीं हैं। और बहुत सारी यादगार गोवा के बारे में है। गोवा के टूरिज़्म के बारे में मैं जितना गहनता से जानता हूँ, देश के टूरिज़्म के बारे में, और मैं उन सब आंकड़ों में, बहुत सारे विषयों में, तर्कों में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वक्त नहीं है। फिर भी अगर कभी वक्त मिला तो किसी गहन मुद्दे पर, चाहे वो गोवा के टूरिज़्म पर हो, उसके अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक विषय कहाँ हम खड़े हैं, चाहे देश के टूरिज़्म पर हो या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, इत्यादि इत्यादि, उन विषयों पर अगर कभी मौका मिला, राहुल जी अगर आप बड़ा मंच देंगे तो हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर उस अध्ययन की लाभ शायद हम लोग आपस में विमर्श करके पूरा करना चाहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू MIT and thank you everybody for calling me here.